सो व्हाट इज यूजीसी नेट जेआरएफ? यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है? आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी क्या है, नेट एग्जाम कितनी बार होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसकी एग्जाम फीस क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है, इसका सिलेबस क्या है, मीडियम एंड मार्किंग स्कीम और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। सो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए जो नेट है वो असेंशियल है या नेसेसरी है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो नेट एग्जाम दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ एंड सेकंड है सीएसआईआर नेट। ठीक है, अब जो यूजीसी है ना वो तो मेन बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। और जो एनटीए है वो क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि नेट जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और जो यूजीसी एनटीए जो नेट जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो ओनली कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है। और जो सीएसआईआर नेट है, अब ये जो नेट है ना ये है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, और जो कंडक्ट कौन करवाता है, सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। सो अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसका मतलब क्या है, नेट एनईटी, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक सर्टिफिकेट है जिसके अगर मतलब इसके जिसके द्वारा आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर काम करने के लिए। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट है। अगर जेआरएफ की बात करूं तो जेआरएफ की फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो फेलोशिप है ये किसी भी अगर हम जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हम अगर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो हमें ये जेआरएफ का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक पर मंथ 35,000 रुपीज मिलते हैं पीएचडी के लिए। ठीक है, ये भी एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है अगर आप अपनी रिसर्च फील्ड या पीएचडी के फील्ड में जाना चाहते हैं। नेट जेआरएफ जो पेपर होता है, अब ये जो नेट और जेआरएफ है इन दोनों का पेपर एक ही होता है, सेम डे होता है, एक ही टाइम पे होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? और एक चीज और, नेट और जेआरएफ अगर आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो नेट का, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि नेट और जेआरएफ दोनों एक ही टाइम पर एट ए सेम टाइम अप्लाई कर सकते हो। अब नेट और जेआरएफ में दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो नेट है ना ये जो नेट है इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। जो नेट है इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हो और इसकी एक बार क्लियर होने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड है लाइफ टाइम तक। लेकिन जो जेआरएफ है, जेआरएफ की एज लिमिट है, ठीक है, इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एलिजिबिलिटी। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं फॉर द नेट एंड द जेआरएफ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन या हमारी मास्टर्स होनी कंपलसरी है। ठीक है, मतलब मास्टर्स होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मोड में हो, चाहे रेगुलर मोड से हो या डिस्टेंस मोड से हो, लेकिन मास्टर्स होनी चाहिए। या अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं है, अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट है देन तो आप एलिजिबल हो, और अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं है तो आपने अगर अपनी मास्टर्स का 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो भी आप एलिजिबल है, क्योंकि वहां पर आप ये लिख सकते हो जैसे मास्टर्स फॉर एग्जांपल एमकॉम है तो एमकॉम परसुइंग लिख सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट अवेटेड लिख सकते हो, तो इससे लेकिन इसका एक मतलब है कि जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट आएगा ना उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर्स जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी जो अपनी एलिजिबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिफर है। अब कैसे? जैसे SC ST PWD या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं इनके लिए जो मास्टर्स है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी हैं। ठीक है, नेसेसरी हैं, तभी हम नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये मिनिमम 55% है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट के बारे में बात करें वो है एज लिमिट। नेट जेआरएफ की एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है?
तो एज लिमिट अगर नेट की बात करें तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी, अगर आपको 80 साल की उम्र में भी नेट का एग्जाम देना तो आप दे सकते हो, बकायदा आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। और नो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट, आप कितनी बार भी नेट का एग्जाम दे सकते हो, 10, 15, 20, 25, ठीक है। लेकिन फॉर द जेआरएफ के लिए एज लिमिट डिसाइडेड है। अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30 इयर्स जो हमारी एज है वो मेंशन की गई है। और अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वहां पर मेल कैंडिडेट हो या चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, उनके लिए 35 इयर्स है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है कि रिलैक्सेशन दिया गया है किनको, जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट को अप टू 5 इयर्स। मतलब कि अगर जनरल कैटेगरी की 30 इयर्स जो यहाँ पर डेट एज मेंशन की गई थी, वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 35 इयर्स है एंड मेल कैंडिडेट के लिए 30 इयर्स है। और ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के लिए 35 ही रहेगी, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम फीस। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्जाम फीस है वो है 1100, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 550 और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है 275। और ये एग्जाम फीस कभी कभी चेंज भी होती रहती है, ठीक है। और ये एज पर आपको जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि इस बार कितनी है। नेक्स्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब हमारा जो पेपर है वो रिटर्न हुए मतलब ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो हमारा जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड, यानी कि कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। फिर है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न क्या है एग्जामिन का, ठीक है। जो पैटर्न है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। पूरे पेपर में हमारे 2 पेपर होंगे जिसके अंदर हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। और कोई भी ब्रेक नहीं है, मतलब 3 आवर्स का हमारा एग्जाम है, दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। पेपर 1 एंड पेपर 2 एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। अगर आपको पहला फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करना तो फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट कीजिए, सेकंड पहले करना तो आप सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है। अब पेपर 1 जो है, पेपर 1 जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हमारा पेपर 1 कितने का हुआ, 100 का। जो इसका सिलेबस है या जो हम पेपर 1 की बात करें तो ये जनरल या कॉमन पेपर है सभी स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। और पेपर 2 की जो बात करें वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे मेरा कॉमर्स है या मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, वो सभी का अलग होगा। पेपर 2 में हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 200 का होगा। और पेपर 1 एंड पेपर 2 जो हमारा एक साथ होगा उसके जो टोटल टाइम है वो है 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक। कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपल्सरी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो भी आपको वो अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्वालिफाइंग मार्क्स, कि हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है फॉर द नेट एंड जेआरएफ, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर द जनरल कैटेगरी वो है मिनिमम 40%, मतलब मिनिमम 40% होना चाहिए, ठीक है। और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए वो मिनिमम कितना है, 35%। लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो इसके बेस पे नहीं होता, ये तो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमें पेपर को पास करना है तो हमें इतने परसेंटेज चाहिए। लेकिन जो हमारा रिजल्ट आता है वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बेस पर होता है, ठीक है। मतलब वो रिजल्ट आता कैसे है, जैसे टोटल कैंडिडेट जितने भी अपीयर होंगे ना उसमें से 6% बच्चे पास होंगे। उसमें से जिन कुछ बच्चों को नेट मिलेगा और कुछ बच्चों को जेआरएफ मिलेगा, ठीक है। और नेट के लिए थोड़े से परसेंटेज कम होते हैं एंड जेआरएफ के लिए हमें कुछ परसेंटेज ज्यादा लेके आने होते हैं। और जेआरएफ में हमें 35,000 पर मंथ रुपए भी मिलते हैं फॉर द पीएचडी कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मार्किंग स्कीम। जो मार्किंग स्कीम है नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग, इसमें ये बताया गया है कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। जो हर एक क्वेश्चन है ना वो 2 मार्क्स के होंगे। अब देखो हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 150 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो हमारा टोटल पेपर कितने का हो गया, 300 मार्क्स का।
फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, अगर हमने किसी भी मतलब हर एक सही आंसर देने पर हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फॉर द नेट जेआरएफ कि हमें कोई भी गलत अगर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो भी हमारे मार्क्स नहीं कट होंगे। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चंस अनआंसर्ड, जो क्वेश्चन के हमने आंसर नहीं दिया, अटेम्प्ट नहीं किया या मार्क को रिव्यू किया, उसका कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। टू आंसर ए क्वेश्चन, मतलब अगर अपने को किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो कैंडिडेट को नेसेसरी है कि एक ऑप्शन को वो चूज करे एज द करेक्ट ऑप्शन। अब इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पाया गया कि वो इनकरेक्ट है या एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है या उसके बहुत सारे आंसर्स हैं, अगर किसी कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो ठीक है, और वो क्वेश्चन ये मान लिया गया एनटीए के द्वारा कि वो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उस वो इनकरेक्ट था या उसकी ट्रांसलेशन सही नहीं हुई या एम्बिगुअस है, तो उस जिस पर्सन ने उसको कैंडिडेट ने उसको अटेम्प्ट किया उसको +2 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब क्रेडिट दिया जाएगा, चाहे वो उस क्वेश्चन उसका गलत हो या सही हो, क्योंकि वो एनटीए के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू ह्यूमन एरर और ड्यू टू टेक्निकल एरर। ओके, नेक्स्ट है कि अपडेटेड सिलेबस फॉर ऑल नेट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट है जहां से आप यूजीसी के किसी भी सब्जेक्ट का नेट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि किस सब्जेक्ट का क्या कोड है और हम कैसे डाउनलोड करना है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज ये बताई जाती है कि जो हम एप्लीकेशन फॉर्म में अगर हिंदी मीडियम फिल करते हैं तो पेपर जो होता है वो बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आता है। ठीक है, मतलब बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन। लेकिन अगर हम इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं तो पेपर ओनली इंग्लिश में आएगा। ये ओनली इंस्ट्रक्शंस में है, लेकिन एक्चुअल अगर रियलिटी देखें तो पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हमेशा बाईलैंग्वेज आता है। हम यहाँ पर एक राइट में एक ऑप्शन होता है जहां पर क्लिक को मतलब वहां पर लिखा होता है, अगर जैसे यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा, तो हम वहां पर चूज करके हम अपना ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन की ट्रांसलेशन में एम्बिग्यूटी यानी कि अस्पष्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुई है, तो उसका हमेशा इंग्लिश वर्जन, उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा एनटीए के द्वारा। ठीक है।